नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम हमले पर सीसीएस और सीसीपीए की बड़ी बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे रूस नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री ने सेनाओं को अब फ्री हैंड दे दिया है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे दीवार गिरने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बद्रीनाथ मंदिर परिसर में फोटो वीडियो पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। और अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई है। इसके अलावा बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरा है और 80,200 पर कारोबार करता नजर आया। तो ये कुछ अहम खबर है और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री 9 मई को मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी को विजय दिवस परेड के लिए रूस ने आमंत्रित किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 9 मई के कार्यक्रम में पीएम मोदी की जगह भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत जो है एक्शन ले रहा है, एक के बाद एक सरकार और पीएम मोदी बैठकें कर रहे हैं। और इस बीच अब खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो रूस दौरा है उसे रद्द कर दिया है। रूस नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी जगह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और अब खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री 9 मई को मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में अब शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी को विजय दिवस परेड के लिए रूस ने आमंत्रित किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 9 मई के कार्यक्रम में पीएम मोदी की जगह भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अभी तक तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में बदलाव किया। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। उनके साथ बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव करते हुए पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड की कमान सौंपी है। हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 4 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए और कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अभी तक कई सख्त फैसले ले चुके हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान ने हाल ही में रूस, अमेरिका और तुर्की से बात की। पाक ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पाकिस्तान भारत के साथ तनाव की स्थिति के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान ने बुधवार को फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में ये बड़ा बदलाव भारत सरकार ने किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को
चेयरमैन बनाया गया है इस बोर्ड का। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अभी तक तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से सख्ते में है और डरा हुआ है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में बड़ा बदलाव कर दिया। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। उनके साथ बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव करते हुए पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड की कमान सौंपी। हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है, जिसके कारण पाकिस्तान खौफजदा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 4 बड़ी बैठकें की हैं। कौन कौन सी बैठकें आज हुई हैं आपको बता दें। CCS, CCPA, CCEA और कैबिनेट मीटिंग की गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। आगे बढ़ेंगे। 1 मई से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर असर डालेंगे। बैंकिंग से लेकर रेलवे टिकट और गैस सिलेंडर की कीमत तक कई नियम बदलने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन नियमों को जान लें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। तो देखिए, एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज अब बढ़ गया है। अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो बैलेंस चेक करते हैं या पैसा जमा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 मई 2025 से रिजर्व बैंक के नए नियम लागू होंगे। अब फ्री लिमिट पार होने के बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये चार्ज लगेगा, जो पहले 17 रुपये था। वही बैलेंस चेक करने पर अब 7 रुपये का चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपये था। यानी अब एटीएम ट्रांजैक्शन थोड़ा महंगा होने वाला है। रेलवे टिकट बुकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? रेलवे ने 1 मई से टिकट बुकिंग के नियमों में यह बदलाव किया और अब स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट पर सफर नहीं किया जाएगा। वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड भी 120 दिनों से घटाकर 60 दिन का कर दिया गया है। रेलवे कुछ अतिरिक्त चार्ज भी बढ़ा सकता है, जिससे यात्रियों को थोड़ा जेब पर असर पड़ सकता है। गैस सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में 1 मई 2025 को भी सिलेंडर की कीमत बढ़ या घट सकती है। सिलेंडर के दाम में होने वाला बदलाव सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करेगा, इसलिए इस पर नजर बनाए रखें। एफडी और सेविंग अकाउंट में रेट्स में संभावित बदलाव भी होंगे। 1 मई से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ब्याज दरों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई। रिजर्व बैंक के निर्देशों के चलते जहां एटीएम चार्ज बढ़ रहा है, वहीं एफडी और सेविंग्स रेट्स में भी इधर उधर ये हो सकता है। 11 राज्यों में आरआरबी का विलय, 1 स्टेट 1 आरआरबी योजना के तहत 11 राज्यों में रीजनल रूरल बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो सकती है। इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं। इस कदम का मकसद बैंकिंग सेवा को और बेहतर बनाना और खर्च कम करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा की। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। तो वहीं गंगोत्री मंदिर परिसर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। उद्घाटन के अवसर पर मंदिर परिसर हर हर गंगे और जय भवानी के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान हजारों की श्रृंखला में जो श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट भी खोले गए हैं। इसके अलावा अन्य जो 2 धाम हैं उनके कपाट 2 मई को खोले जाएंगे।
गंगे मैया के चरणों में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि भगवान यहाँ पर साक्षात है, देवी माता। और मैं हर साल अब यहाँ कोशिश करूँगा कि आता रहूँगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगोत्री में दर्शन करके। आज ही कपाट खुले हैं। आज हमने डोली का भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। मेरा 2 धाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं तीसरा धाम कर रही हूँ और 2 तारीख को चौथा धाम कर रही हूँ। मैं वैसे ही बहुत लकी हूँ कि मैं इतने अच्छे देवभूमि में पैदा हुई हूँ। बहुत बड़ा दिन है। माँ भगवती गंगा के कपाट खुल चुके हैं और आज के हमारे मुख्य यजमान कमल गंचाला जी यहाँ पर पधारे। इनके हाथों से ही आज माँ भगवती गंगा की पूजा अर्चना की गई, कम से कम आधा पौन घंटा। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, माँ भगवती को डोली को अंदर ले गए और गंचाला जी ने अपना समय दिया। माँ गंगा के अनन्य भक्त हैं, उनका मैंने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अक्षय तृतीया के दिन वो आए हैं तो बहुत बड़ा दिन है आज के दिन। इसका मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता पुण्य का ऐसा दिन आज है जो क्षय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल गंचाला जी का। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि आज पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 बजे समस्त विश्व, समस्त हिंदुस्तान के सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री का मतलब जहाँ गंगा उतरी है, गंगा का महात्म्य। गंगोत्री में आकर के जो अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करता है, निश्चित उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि गंगोत्री में संपन्न करवाते हैं, निश्चित रूप से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलने के साथ साथ ही उनके परिवार में सदा सुख और समृद्धि आती है। और मैं एक बार गंगोत्री मंदिर की तरफ से, माँ गंगा की तरफ से समस्त देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची और पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों की नजर रही और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यात्रा रूट पर सुरक्षा और यातायात की निगरानी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और कहा कि आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यह यात्रा निर्बाधित रूप से चलेगी। उत्तरकाशी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का ये आगाज हो गया है। आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग के जल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी में गिरते दामों की।
आज अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 322 रुपये गिरकर 95,689 पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,011 रुपये थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज करीब 1,340 रुपये कम होकर 96,050 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी का भाव 97,390 रुपये प्रति किलो था। वहीं सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 का और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। इस दिन हमारे देश में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग इस दिन सोने की खरीदारी करते हैं। कई लोग इस सोच के साथ सोना खरीदते हैं कि बुरे वक्त में वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सोना खरीदते समय कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो भी आप जान लीजिए। पहली है, जहां सर्टिफाइड गोल्ड ही आप हमेशा खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदा जाए। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं कुछ इस तरह होता है, जैसे कि AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। दूसरा है कि कीमत क्रॉस जरूर चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कितनी है ये भी आप पता लगाएं। इसके माध्यम से आप सोने को बेहतर तरीके से खरीद सकेंगे। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। इन बातों का सोना खरीदते समय ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज 30 अप्रैल को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर 80,200 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी करीब 20 अंक की गिरावट देखी गई। इसने 24,300 पर कारोबार किया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट रही। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर 5.5% तक गिर गए। वहीं टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक, SBI और जोमेटो के शेयर 3% तक टूटे। पावर ग्रिड 1% ऊपर रहा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट देखी गई। NSE के सेक्टोरल और इंडाइसेज में सरकारी बैंक का इंडेक्स करीब 1.64%, मीडिया 1.56%, ऑटो 0.55% नीचे हैं, जबकि रियल्टी सेक्टर में 1.44% की तेजी नजर आई। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कल अगर बात करें 29 अप्रैल को, तो शेयर बाजार फ्लैट कारोबार करता नजर आया था। सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 80,288 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में 7 अंक की तेजी दिखाई दी थी। आगे बढ़ेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने ली, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध और बिगड़ गए। इसका खामियाजा अपकमिंग फिल्म अबीर गुलाल को भुगतना पड़ रहा है। आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही कहा गया कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। अब भारत के बाद पाकिस्तान में भी फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। जहां भारत को पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान से आपत्ति है, वहीं पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर रहे हैं। हाल ही में सियासत.com ने पाकिस्तान के सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर सतीश आनंद के हवाले से पाकिस्तान में अबीर गुलाल बैन होने की खबर पर मोहर लगा दी। सतीश आनंद के अनुसार इस बैन से फिल्म मेकर्स को बड़ा नुकसान होगा। पहलगाम हमले के बाद इस फिल्म को रिलीज करने का समय पहले से ही बेहद खराब चुना गया था। फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज होने वाली थी। फिल्म में फवाद खान, वाणी कपूर लीड रोल में है, जबकि साइड रोल में लीजा हेडन, सोनी राजदान, रिद्धि डोगरा, फरीदा जलाल, परमीत सेठी जैसे कलाकार हैं।
फिल्म में भारत और यूके के कई शानदार कलाकार सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी ये फिल्म अब बैन हो गई है। तो देखिए, फिल्म अबीर गुलाल के जो संकट के बादल हैं वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी इसे लगभग बैन कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से ये खबर है कि जहां भारत को पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान से दिक्कत है, उनकी फिल्म को भारत में बैन किया जाएगा। हालांकि भारत में सभी पाकिस्तानी कलाकारों को अब बैन कर दिया गया है और इसका उलट अब पाकिस्तान में भी भारतीय एक्ट्रेस वाणी कपूर को लेकर जो है बात की जा रही है कि उनकी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और दोनों ही देशों में अगर फिल्म रिलीज़ नहीं होती तो फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्हें अब ज़बरदस्त नुकसान होने की आशंका है, उन्हें बड़ा नुकसान होगा। पाक में भी फिल्म अबीर गुलाल रिलीज़ नहीं होगी, इसे टाल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 8 दिन बाद भारत सरकार एक्शन में है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से अपने झंडे भी हटा लिए। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी बैठक खत्म हो गई है। CCS की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। PM ने सेनाओं को अब फ्री हैंड भी दे दिया है और जिसके बाद इसी के खौफ से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तमाम जो पोस्ट हैं उन्हें खाली करा दिया है। जो आतंकी लॉन्च पैड हैं वो भी खाली कराए जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों से पाकिस्तान ने अपने जो झंडे हैं देश का वो भी हटा लिया है। सेना ने पोस्ट से अपने झंडे को हटाया है और लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व और भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर भोपाल में ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा शामिल हुए। इस दौरान आलोक शर्मा लव जिहाद को लेकर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि अब किसी मियाँ में ताकत हो तो वो लव जिहाद करके दिखाए। मेरा जन्म ही दाढ़ी और टोपी से निपटने के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा। तो वहीं आलोक शर्मा ने 5 जून को होने जा रहे हिंदू समागम को लेकर कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल आ रहे हैं। पुराने भोपाल में हिंदू आबादी घटती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातें कही। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।